हेलो गाइस, एक बार फिर ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। तो इस बार हम लेकर आए हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 4, जिसमें हम कवर करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे मेरी वीडियोस को इतना देखने के लिए। शुरुआती दौर में आपका सहयोग मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। प्लीज़ जो नए हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि मैंने बोला, आज हम शुरू करने वाले हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद एक बहुत बड़ा कदम था। गांधी जी के दिमाग में अभी भी चल रहा था कि कैसे वो भारत को यूनाइट करें। यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि बेशक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया, असफल हो गया, उसके बावजूद भी गांधी जी ऑल इंडियंस को यूनाइट करने में लगे रहे। काफ़ी लोगों ने, जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया, हमेशा डटे रहे। पर अब सभी में एक बात ज़रूर घर कर गई थी कि सभी अब अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहते थे। जैसे कि हमने देखा था कि रोलट एक्ट एंड जलियांवाला बाग के बाद लोगों में एक गुस्सा, एक अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी और एक एंग्रीनेस जो उठ के आई थी, वो हमने देखा। वो अब दोबारा से उनके अंदर वो गुस्सा देखने को मिल रहा था और गांधी जी उसी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने उस आग में घी डालने का काम किया जब उन्होंने भारतीयों के ऊपर एक आयोग को लेकर आए। चलिए पढ़ते हैं वो आयोग, वो कमीशन था क्या, उसका नाम क्या था, वो किस लिए आया था। उस आयोग का नाम है साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन है जो उसके हेड थे, चेयरमैन थे, और इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। तो थोड़ी सी मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करता हूँ आपसे। तो यहाँ पे साइमन कमीशन के बारे में चर्चा करने से पहले इसके बेस को थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई और ये क्यों ब्रिटिश द्वारा ये कदम उठाया गया। दरअसल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये चर्चा बहुत तेज़ी से शुरू हो गई कि भारतीयों ने आखिर इतना विद्रोह किया क्यों, ऐसा क्या अंग्रेज़ों ने किया जिस कारण से भारतीय उनसे इस प्रकार लड़ने लगे, विद्रोह करने लगे। ये चिंता की बात थी और वो इस चीज़ से घबरा गए थे कि अगर नेक्स्ट भी ऐसे ही हुआ तो इससे बड़ा हुआ तो वो भारत को संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए संवैधानिक सुधार करने के लिए और भारतीयों की कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए और जो डिससेटिस्फैक्शन थे उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक कमीशन लाया। तो आगे देखते हैं। ये कमीशन जब वहाँ पे टोरी सरकार थी तो टोरी सरकार ने इस कमीशन का गठन किया। इट इज़ कॉल्ड स्टैचुटरी कमीशन। इस कमीशन के हेड थे सर जॉन साइमन और इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन कहा जाता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे ये कमीशन, जैसे मैंने बताया कि आखिर सरकार वहाँ पे क्या भारत में किस प्रकार शासन कर रही है, भारतीयों की क्या ज़रूरतें हैं, किन किन संवैधानिक सुधारों की ज़रूरतें हैं, वहाँ पर क्या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, इसके बारे में कमीशन गठित किया गया था। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भारतीयों ने इसका पूरी तरीके से खंडन कर दिया, पूरी तरीके से इसको बैन कर दिया, वो सबसे बड़े इसमें प्रॉब्लम थे कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, नॉट अ सिंगल मेंबर। तो भारतीयों को तो गुस्सा आना ही था। अब जैसे ही ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो लोगों ने इसके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और द स्लोगन था साइमन गो बैक। यहाँ पे देख रहे हो आप पिक्चर में कैसे एक पूरा झुंड निकला हुआ है लोगों का, शुरू कर दिया। ये साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया
और आते ही इसका वेलकम काले झंडों से किया गया। लोगों ने काले झंडे पर साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इस तरीके से दिए गए। पब्लिक ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया। कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। कांग्रेस ने भी इस प्रकार नारे दे के हमें कांग्रेस नहीं चाहिए, हमें साइमन कमीशन नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और मेनली जो विरोध करने का जो कारण था वो ये था कि लोगों को ये अपमानित फील हुआ कि क्या भारतीय में कोई भी सक्षम नहीं है जो संवैधानिक चेंज में अपनी भूमिका निभा सके। दूसरा कारण ये था कि जब भारतीय ही उसमें सदस्य नहीं होगा तो वो कैसे भारत में होने वाले बदलावों को अच्छे प्रकार से देख सकता है, क्योंकि एक भारतीय जितना समझ सकता है वो बाहर से विदेशी आए हुए एक मेंबर की टीम बिल्कुल नहीं समझ सकती। तो इस प्रकार इसका पूरी जोरों शोरों से विद्रोह किया गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का डिसीजन ले लिया। अच्छा, ये डोमिनियन स्टेटस होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। डोमिनियन स्टेटस होता है अर्धराज, मतलब आधा अधिकार दे दिया। भारतीयों को भी भारत में कुछ प्रोविंसेस पर अपने तरीके से शासन करने का अधिकार देने की बात कही कि वो खुद इलेक्शन कर सकते हैं और अपने तरीके से वहाँ राज कर सकते हैं। उनको एक तरह से कुछ अधिकार दे दिए गए, पर टाइमिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ठीक है, उस समय तो आक्रोश था, साइमन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी वो संघर्ष कर रहे थे। He also offered to hold a round table conference to discuss the future constitution. तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और कांग्रेस लीडर्स को न्योता दिया, ऑफ़र किया कि आइए लंदन आइए, हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, मीटिंग करते हैं और भारत के नए संविधान के ऊपर चर्चा करते हैं, भारत में होने वाले सुधारों के ऊपर चर्चा करते हैं। पर गांधी जी और कांग्रेस लीडर्स ने इसमें जाने से साफ साफ मना कर दिया। भारतीय की तरफ से सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब गए थे, पर वो भी डिससेटिस्फाइड होकर वापस लौट आए। तो आगे देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ साइमन कमीशन, इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। तो इसके विरोध करने के लिए सभी कांग्रेस लीडर्स ने गांधी के साथ बैठकर मीटिंग की, आखिर क्या करना चाहिए, नेक्स्ट कदम क्या होगा। तो उन्होंने दिसंबर 1929 के कांग्रेस लाहौर सेशन, जो लाहौर सेशन था उसमें प्रेसिडेंसी थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मांग की कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें आधा आधा स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा राज चाहिए। और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को ये वहाँ का डे सेलिब्रेट करना अनाउंस कर दिया कि हाँ, हम 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। उसी समय पर डॉक्टर BR अम्बेडकर भी अपने तरीके से संघर्ष कर रहे थे, डिप्रेस्ड क्लास के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी भी बहुत बार कांग्रेस से कह चुके थे कि आप लोग डिप्रेस्ड क्लास पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें भी उन पर भी ध्यान देगा, उनको साथ लेकर ही हम इस अंग्रेज़ों के खिलाफ की लड़ाई को जीत सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने 1930 में एक एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास के लिए एक एसोसिएशन का गठन किया। तो यहीं पे एक मौका गांधी जी को दिखाई दिया कि उन्होंने सोचा कि यही एक मौका है कि लोगों को एक यूनाइट किया जाए और इस एक बड़े आंदोलन का रूप लिया जाए और लोगों में उस यूनिटी को बढ़ाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं सॉल्ट मार्च की हम बात करते हैं। ये दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। तो हम पहले समझते हैं आखिर सॉल्ट मार्च था क्या। तो सॉल्ट मार्च की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने देखा कि साल्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को यूनाइट कर सकती है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेता हूँ आपसे कि सॉल्ट मार्च था क्या था कि
समुद्र से नमक बनाने का अधिकार सिर्फ अंग्रेज़ों के पास था। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो ऐसा करते तो उनको जेल में डाल दिया जाता, उनको पनिश किया जाता। तो गांधी जी ने क्या किया, कुछ मांगे लिखी। गांधी जी ने कुछ मांगे लिखी, एक लेटर लिखा और उसमें टोटल 11 डिमांड गांधी जी ने रखी। उस 11 डिमांड में सबसे मेन डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को ख़त्म कर देना और अंग्रेज़ों की मोनोपोली को ख़त्म कर देना, जिसमें भारतीयों को भी टैक्स ये बनाने का अधिकार मिले। तो गांधी जी ने ये ज़रूर फील कर लिया था कि सॉल्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो ना तो गरीब, ना अमीर, ना किसी धर्म, ना किसी जात, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर इस्तेमाल ना होता हो। सभी लोग नमक खाते थे और इसी ने सब में एक यूनिटी का काम किया, सब में एक गुस्से का काम किया और सब ने अपनी लड़ाई के लिए संघर्ष किया। तो गांधी जी ने एक मार्च शुरू की, दांडी, इट इज़ कॉल्ड दांडी मार्च, साल्ट मार्च। और उन्होंने 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए पैदल ही निकल गए और उनके साथ 78 वॉलेंटियर्स भी साथ गए और उन्होंने 24 दिन लगातार दिन रात पैदल यात्रा की और 240 माइल्स टोटल चले और साबरमती से दांडी तक उन्होंने पैदल सफ़र तय किया और नमक कानून को तोड़कर उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को इस मूवमेंट की शुरुआत कर दी। नमक कानून तोड़ा और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक आपका था साल्ट मार्च द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे क्या रहा कि लोगों ने अब जगह जगह साल्ट लॉ को तोड़ना शुरू कर दिया, साल्ट टैक्स, साल्ट बनाना शुरू कर दिया समुद्र पे। जगह जगह कई जगह ये कानून तोड़ा गया, लोगों ने बढ़ चढ़ इसमें भाग लिया और इसमें ब्रिटिश के जो इस कानून के विरोध में सभी एक हो गए। यहाँ देख रहे हैं पिक्चर्स में, आप देख रहे हैं कैसे लोगों ने साल्ट बनाया खुद से और तोड़ा। देखा गया कि जो पीपल थे वो उन्होंने जो फैक्ट्रीज, जो नमक बनाने की फैक्ट्रीज थी वहाँ से छोड़ दिया, वहाँ छोड़ के चले गए। बाइकआउट सामान, विदेशी सामान का फिर बहिष्कार किया गया। पीजेंट्स ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, विलेज जो है वो सब ने रिज़ाइन कर दिया और ट्राइबल ने भी फॉरेस्ट में वायलेशन कर दी, अंग्रेज़ों के खिलाफ फिर खड़े हो गए, सभी ने संघर्ष शुरू कर दिया। ठीक है, चलो आगे में। तो रिस्पॉन्स, अब ब्रिटिश तो रिस्पॉन्स करेगी क्योंकि ब्रिटिश तो पहले ही रेडी थी, वो नॉन कोऑपरेशन की तरह इसको बढ़ने नहीं देना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्स बड़े ब्रूटल तरीके से किया और इस रिस्पॉन्स में उन्होंने सभी जगह पर लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, स्पेशली कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, सभी को जेल के पीछे डाल दिया गया। महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया और पूरे 2 साल तक उनको सज़ा दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट repression was quite brutal, even women and child were beaten up। देखो बच्चों और महिलाओं को भी पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग अरेस्ट कर लिए गए। वैसे ये 1 लाख नहीं होगा, इट इज़ 10,000, 1 लाख जीरो ज़्यादा लग गई है। तो यहाँ पे देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया इरविन के द्वारा, और इसको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जब गांधी जी ने देखा कि बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और ब्रूटल तरीके से रिप्रेशन किया जा रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा, तो गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को साइन कर दिया, ठीक है मैं लंदन आऊँगा और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बात करूँगा, बट इसके बदले में आपको सभी कांग्रेस लीडर को जेल से बाहर निकालना होगा, छोड़ना होगा, रिलीज़ करना होगा सभी पॉलिटिकल लीडर्स को। तो पर यह हुआ नहीं। जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो गांधी वापस आए और उन्होंने देखा कि सभी कांग्रेस लीडर जेल में पड़े हुए हैं, कोई बाहर नहीं निकाला है, तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने आते ही कहा
कि कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया है और उसके सभी मेंबर को मिलते ही जेल में डालने का अधिकार दिया जा चुका था और उनको किसी प्रकार की कोई मीटिंग कोई भी करने का अधिकार नहीं दिया। उनको पूरी तरीके से बहिष्कार मतलब कि उनको कर दिया गया। महात्मा गांधी ने ये देखकर दोबारा से 1934 में दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, पर ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सका। लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट पहले की तरह नहीं किया और ये फिनिश हो गया। चलिए, अब ये आज का टॉपिक ये ख़त्म होता है, तो वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। और मैं ऐसे ही बना रहूँगा। मेरी मेहनत और आपका प्यार जब दोनों चलते रहेंगे तो ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।